तुझे पैदा करने वाली औरत थी तेरी माँ, तू किसी कब्र से नहीं निकला। आख थू गाली है, माँ गाली है मेरे लिए। मेरा बस चलता तो मैं खुद उसे ज़मीन में गाड़ता, लेकिन मेरे बाप ने मार डाला। वो जुनूनी अंदाज में हंस रहा था और साथ में रो रहा था। एक हिजाब में लेडीज साइकेट्रिस्ट जो वहाँ मौजूद थी, उसने इंस्पेक्टर नबील को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने कमरा खाली करवाया। अब सिर्फ वो साइकेट्रिस्ट और नबील मौजूद थे। क्यों मारा तुम्हारे बाप ने उस औरत को? दानिस्ता डॉक्टर ने माँ कहने से इज्तनाब किया। मेरे बाप को धोखा देती थी, गंदी सी गाली दी। मेरे सामने 8 साल के बच्चे के सामने अपने यार से मिलती थी। वो अपने हवास में नहीं था। कब से ऐसा करती थी? क्या वो शुरू से ऐसी थी? मारता था मेरा बाप, नशे में भूखा रखता था मुझे और उसे। फिर उसने मोहल्ले के आदमी से याराना कर लिया। हमारा पेट भरता रहा और वो फहाशी पे उतर आई। फिर गाली दी। 2 दिन मैं उस मुर्दा अफरीयत के पास बैठा रहा। फिर उसका आशना आया तो लाश देकर पुलिस ले आया। मेरे बाप को अड्डे से पकड़ लिया गया। उसे फांसी हो गई। एक औरत ने बर्बाद कर दिया मुझे। वो फिर चीखने लगा और रोने लगा। फिर क्या हुआ? शाबाश, हिम्मत करो, बताओ तुम कहाँ रहे? मेरा बदफितर चाचा मुझे ले आया। चाची मर चुकी थी, बस एक बेटी थी, उसकी किरण। चचा मुझे गुलामों की तरह रखता, मारता, सब काम करवाता, पढ़ाया भी इसलिए कि मैं उसके काम आ सकूं, और अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दिया। साली, एक और गाली दी। तो पढ़ कर तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे। जॉब करके किरण के साथ इज्जत की ज़िंदगी को अहमियत क्यों नहीं दी? इज्जत कहाँ से मिलती है? इज्जत नफरत करती थी वो मुझसे। उसके बाप का गुलाम था मैं, एक बुज़दिल कमीना था मैं। भाग गई वो मेरी बुज़दिली देखकर, थूक गई मेरे चेहरे पर। अब वो चीख चीख कर मुगलिज़ात बक रहा था। मगर तुम्हारे पास तलीम थी, तुम क्यों आगे ना बढ़े? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। साले रिश्वतखोर, सबके सब मरेंगे जहन्नुम में। मैं रक्षा चलाने लगा और फिर एक दिन किरण मुझे रोड पे खड़ी मिली। मैंने रक्षा रोका। वो मुझे देखकर मुआफ़ी मांगने लगी, पैरों में गिर गई। उसके साथ धोखा हुआ, इज्जत भी गई। मैंने उसे रक्षा में बैठाया और उसे कब्रिस्तान में ला घसीटता हुआ ले गया। उसके दुपट्टे से उसके हाथ बांधे और वहीं पड़े लोहे के बांध से गड्ढा खोदकर उसे जिंदा दफना दिया। हा हा हा, मैंने अपनी माँ को दफना दिया, मैंने किरण को दफना दिया, जिंदा दफना दिया। कुछ देर डॉक्टर से खामोश घूरती रही। फिर उसने कहा, बाकी लड़कियों का क्या कसूर था? लड़की होना कसूर था, इसलिए मार दिया। जो भी औरत मर्द के सामने अपनी इज्जत रोलती है, उसे दफना देना चाहिए। सबा को क्यों छोड़ दिया तुमने? वो बेहोश हो गई थी और मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, इसलिए वापस ले गया। मैं ही बाबा बनकर रक्षा चलाता था। लड़की को छोड़कर पिछले वाले गेट से अंदर जाता। मैंने सबा का मोबाइल भी फॉर्मेट करके दिया था ताकि दोबारा राब्ता हो, मैं किसी तरह दोबारा बुलाऊं और ऐसे ही अजियत दूं उसे। मगर उसका मोबाइल ही बंद था। कैसे पता चलता है तुम्हें कि कौन लड़की लड़कों से बात करती है? ये जो सोशल मीडिया है ना, किसी को नहीं छोड़ता, सब पता चल जाता है। मैं ग्रुप्स में जाता था, कभी शायर बन के, कभी मुसन्निफ बन के, और सब पता चल जाता था। मगर कभी सोचा तुमने, तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारा बाप ही था, जो मारता था माँ को और तुम्हें भी भूखा रखता था। दो दुश्मनी सिर्फ औरत से क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ थी। वो इतनी शिद्दत से धाड़ा, एक लम्हा को डॉक्टर भी हिल गए। माँ थी वो मेरी। अब वो रोने लगा। मेरी माँ थी, उस औरत ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, किसी की रखेल बन की। मैं भूखा ठीक था, बाप मारता था ठीक था, मगर मेरी माँ ने क्यों? माँ, मेरी माँ चाहिए मुझे, मेरी माँ चाहिए। जख्म उधड़े तो एक 8 साल के बच्चे का बैन बाहर आने लगा, जो इसने 2 दिन अपनी माँ की लाश के पास बैठकर बर्दाश्त किया था। वो चीख रहा था, माँ को पुकार रहा था। नबील और डॉक्टर इसे ताज्जुब से देख रहे थे। फिर डॉक्टर ने इसके बाजू में एक इंजेक्शन लगाया और वो बेसुध हो गया। मैं अबादुर्रहमान वल्द शफीकुर्रहमान हर औरत से अपनी माँ के बिछड़ने का बदला लेना चाहता था, और जिंदा दफन करके तड़पता हुआ देखकर मेरी तस्कीन होती। फिर मैं उस लाश को निकाल कर उसे इबरत का निशान बनाकर दुनिया के सामने फेंक देता था। लेकिन मैं भूल गया, इंसाफ करने का इख्तियार जिसके पास है वो सब देख रहा है। मैं गलत था और मेरा अंजाम आप सबके सामने है। मैं सबा हमीद, बिगड़े हुए मुआशरे की एक तस्वीर। हम लड़कियां जब अपने वालिदैन की इज़्ज़त का जनाजा निकालती हैं तो हम भूल जाती हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिदैन की कोई नेकी काम आई और मैं बच गई। शायद इसलिए कि मुझे ज़ैनब से मिलना था। अब मेरी पूरी ज़िंदगी भी शुक्राने में अदा हो तो कम है। डॉक्टर ज़ैनब, जी हाँ, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। अदबी ग्रुप्स में शौकिया लिखती हूँ। जब मेरी बातचीत आवाज़ से शुरू हुई तो मैं समझ गई थी
کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس سے دوستی کا ڈرامہ کیا تاکہ میں اس کے قریب ہو کر اس کا علاج کر سکوں۔ دراصل ہماری زندگی میں بہت سے کردار اپنا اثر چھوڑتے ہیں، مگر جو ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے وہی ہماری پوری زندگی کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ جیسے عباد کا باپ بھی ظالم تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں کو یہ سب کرنا پڑا۔ اس کا چاچا بھی غلط رویہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بزدل بن کر کرن کے سامنے آیا اور وہ اسے چھوڑ گئی۔ کہنے کو رشوت خور نوکریاں بیچنے والے بھی اس کے مجرم ہوئے، لیکن اس نے چنا تو بس اپنی ماں کو۔ جب صبح میرے پاس آئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، اور انسپکٹر نبیل کے ساتھ مل کر یہ سب کرنے میں کامیابی ملی۔ مگر ٹھہرے، ایک کردار سے اور ملی ہے۔ میں انسپکٹر علینا عرف بسمہ۔ بچپن سے مجھے ایڈونچرز بہت پسند ہے۔ جب ڈاکٹر زینب نے سر نبیل سے اپنے پلان کا ذکر کیا تو میں نے فوراً اپنی خدمات پیش کرنے کی آفر کی، اور ہماری ٹیم کی بھرپور کوششوں سے ہم یہاں تک پہنچے۔ جی ہاں، ٹیم اس گروپ میں اکثر جن لڑکوں کو میں ببانگ دہل کمنٹ میں ہی دوستی کی آفر کرتی تھی وہ سب ہماری ٹیم تھی۔ ٹیم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کے نمبر وغیرہ سے ہم جانچ پڑتال کر کے اسے بلاک کر دیتے تھے، اور بالآخر ہم عباد تک پہنچ ہی گئے۔ ارے رکیں، کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی ہے، میں اسے ذرا بلیک لسٹ میں ڈال دوں۔